आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमारा आज का जो नया टॉपिक बिगिन होने जा रहा है, इसका नाम है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके थ्रू आपको बहुत से कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। आज की डेट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यूपीएससी में। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप एक बात को हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो भी टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं वो इन टोटलिटी में स्टडी करिए, क्योंकि वो टॉपिक डिफरेंट डिसिप्लिन्स में रिपीट होता है। अगर आप नेचुरल हजार्ड्स एंड डिज़ास्टर की बात करें तो इसमें अगर आप अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं तो यही अर्थक्वेक आपको इंडियन ज्योग्राफी में भी है, यही क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट में है, यही इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भी आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिज़ास्टर, यही फिजिकल ज्योग्राफी में भी आएगा, यही आपको सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी आएगा कि इसका सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर किस लेवल पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। यही आपको जनरल साइंस में भी आएगा, क्योंकि साइंस में भी डिज़ास्टर है। आप वीक कहाँ पे पढ़ जाते हैं? आप जब ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ रहे हैं तो उसमें जितना कंसेप्ट है आपने उसको उसी सेंस में कवर किया। लेकिन हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के नेम के अंडर लेक्चर्स का इतना लंबा होने का कारण ये हो जा रहा है कि आप उसको इन टोटलिटी ही कवर कर रहे हैं। आज अगर आप अर्थक्वेक कवर करते हैं तो मैं आपको उसके सारे बेसिक फेनोमेनास, उसके सारे कॉजेज, उसके इम्पैक्ट, उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, प्रिपेयर्डनेस और कैसे डिज़ास्टर मैनेज होना है, सारा ही करा दिया जाएगा। तो आप इसके बाद आप इसे ज्योग्राफी इंडिया से पढ़ें, इन्वायरमेंट से पढ़ें, फिजिकल से पढ़ें, साइंस में पढ़ें, जहाँ भी पढ़ें आपको ये मिल जाएगा। तो इस बुक के चैप्टर के इतने पेजेस तो इतने ही हैं, लेकिन आप इसे बाकी की 6 बुक्स में देखेंगे तो फिर पेजेस इतने हो जाते हैं। इसलिए आपने इंडियन ज्योग्राफी में से अभी इतना ही मैटर कवर किया है, लेकिन वही मैटर आपको कवर हो रहा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टॉपिक्स में, वही मैटर रिपीट हो रहा है आपका क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी में, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वो सारा वहाँ से जोड़िए तो ये आपके इंडियन ज्योग्राफी के इतने पेजेस, सारी बुक्स के इतने पेजेस हो जाते हैं। इस तरह से आपका टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिसिप्लिन से जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन नहीं आएगा। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन का एस्पेक्ट बहुत ही मल्टी फेसेटेड होगा और आपको उसे आंसर करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्स्ड स्ट्रेटजी ही यूज़ करनी है, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट समावेशी करके चलने हैं, असिमिलेट करके चलने हैं। इसलिए टॉपिक का नेचर भी वही रहता है। दैट्स वाई हमारे वेजिटेशन के लेक्चर 13 लेसन, एक लेसन 13 लेक्चर तक गया, क्योंकि आपने उसमें सारा कवर कर लिया। अब आप उसको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी से कहीं पढ़े, आपने IUCN उससे ज़्यादा पढ़ लिया, आपने साइट्स उससे ज़्यादा पढ़ लिया, आपने कंजर्वेशन की जो हिस्ट्री है उससे दुगनी कर ली है, और बाकी सारी चीज़ें भी तो वो उन बुक से भी आपका कवर हो गया। यह है जादुई तरीका काम करने का। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिज़ास्टर। इसमें आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे और 1 बाय 1 इसकी ग्रेविटी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। जब मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन करता हूँ तो टॉपिक के इंट्रोडक्शन में ये चीज़ आ जाती है कि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर या न्यूज़ रीडिंग देखते हैं, वहाँ पर आपको कोई फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, सुनामी, इनका जिक्र देखता है तो आप घबराते हैं। घबराने के कारण 2 होते हैं। पहला, इससे बड़े लेवल पर आपकी लाइफ को थ्रेट होता है या लाइफ का लॉस हो जाता है, और दूसरा, इससे बड़े लेवल पर आपकी प्रॉपर्टी को थ्रेट होता है या प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को थ्रेट है या उसका लॉस है, यह चीज़ से आप घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाता है। मैडम क्यूरी ये कंसेप्ट दे करके गई हैं कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। जब आप एक बार चीज़ की प्रक्रिया को समझ लेंगे फिर आपको उससे डर लगना बंद हो जाता है। इसी दिशा में एक ऑफिसर होने के नाते ये कंसेप्ट आपको पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि ये डिज़ास्टर्स कल को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको मैनेज करने हैं, उन्हें सेटल करके आपको आगे बढ़ना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और उसके मिटिगेशन प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए। और अब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। जब हम इसको स्टडी करेंगे तो छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे और उन वर्ड्स की बहुत सी डेफिनेशंस। सबसे बेस्ट डेफिनेशंस वो होती हैं जो ऑर्गेनिकली प्रिपेयर होती हैं, जो अंदर से आती हैं, और वो आपकी नॉलेज एंड कंसेप्ट पे बेस्ड होती हैं। हम उसी तरह की डेफिनेशंस आज खुद से निर्माण करेंगे और वो सारी की सारी सटीक बैठेंगी आपके प्रैक्टिकल वर्क पे खड़ी हुई आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस, जिसको कभी लाइफ में रट्टा मारने की जरूरत नहीं। और वो प्रैक्टिकलिटी मैं आपको हर एक्ट के साथ समझाऊंगा। जो भी एक्शंस मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा उससे एक डेफिनेशन आपकी स्ट्रेंथन भी होती चली जाएगी। ओके, चलिए
इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लॉ ऑफ चेंज इज़ अ फीचर ऑफ द नेचर, इज़ अ फीचर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। चेंजेस तो तय हैं, होने ही हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि चेंजेस ना हो। लेकिन जब हम चेंजेस की बात करते हैं तो चेंजेस एक्चुअली में हैं क्या, लॉ ऑफ चेंज क्या कहता है और नेचर में ये किस तरह की चेंजेस हैं। चेंज एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ फिनोमेनास परफॉर्म होते हैं। वो फिनोमेनास या तो स्मॉल स्केल पे हैं या लार्ज स्केल पे हैं, स्विफ्ट हैं या ग्रेजुअल हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है, मटेरियल हैं या नॉन मटेरियल है, और वो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। इसको कहते हैं चेंज। चेंज की डेफिनेशन समझ आई? मुझे रिपीट करने की जरूरत है क्योंकि मैं प्रूव करूंगा अभी, जो भी बोला ये बार बार प्रूव करेंगे। चेंज वो प्रोसेस है जिसके अंदर कई फिनोमिनाज एक्टिव होते हैं। वो फिनोमिनाज जिन फोर्सेस की वजह से एक्टिवेट हो रहे हैं, वो फिनोमिनाज कुछ मटेरियल या नॉन मटेरियल, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म यानी कि स्विफ्ट या ग्रेजुअल, स्मॉल या लार्ज स्केल पर आपके सोशो इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस इंड्यूस करते हैं, उसके कहते हैं हम चेंज। अब कुछ चेंज डिज़ायरेबल होते हैं और कुछ चेंज नॉन डिज़ायरेबल होते हैं। यहाँ से मैं आपको एक वर्ड के कंक्लूजन दे दूंगा कि हज़ार्ड्स क्या होते हैं। कुछ चेंज डिज़ायरेबल हैं, कुछ नॉन डिज़ायरेबल हैं। तो जो नॉन डिज़ायरेबल चेंजेस हैं वह हज़ार्ड कहलाते हैं। जो नॉन डिज़ायरेबल चेंजेस हैं वो क्या है? हज़ार्ड। मैं जस्टिफाई करूंगा कि क्या मीनिंग है इस बात का। नॉन डिज़ायरेबल चेंजेस यानी कि बैड चेंजेस। तो डिज़ायरेबल चेंजेस क्या होते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। मौसम का एक चक्र है और आप 4 ऋतुएं देखते हैं। विंटर सीजन आता है, समर सीजन आता है, स्प्रिंग है, ऑटम है, रेनफॉल है। ये चेंज बहुत हद तक हमें डिज़ायर्ड है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी क्रॉप्स का साइकिल है। फसलें पकती हैं तो आपकी फूड और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इसी के दम पर आपकी इकोनॉमी एंड कमर्स सर्वाइव करता है। इट इज़ वेरी मच अ काइंड ऑफ डिज़ायरेबल चेंज। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, जितने भी इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल गैशियस साइकिल हैं सारे के सारे इन्हीं चेंजेस पे डिपेंड करते हैं। गर्मी होगी तो इवेपोरेशन होगा, फिर ही वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो आपको जो ओशियंस का सलाइन वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ प्योर वाटर मिलेगा। जो ओशियंस में सलाइन वाटर है, अगर वेदर कोल्ड होगा तो वो आइस बनेगा और वो इन द फॉर्म ऑफ प्योर वाटर आपको रिवर्स के तौर पे मिलेगा। जब वो आइस मेल्ट होगी तो सलाइन वाटर को प्योर वाटर में, पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करता है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो अल्टीमेटली ये चेंज बहुत हद तक डिज़ायरेबल है। अगर चेंज ही ना हो तो कोई भी माउंटेन या कोई भी रेज्ड प्लेटफॉर्म इरोजन के प्रोसेस के तहत आपको सॉइल नहीं दे पाएगा, और सॉइल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज़ द बेसिस ऑफ द सोसाइटी, प्राइमरी एक्टिविटी। तो वो चेंज भी रिक्वायर्ड है कि वेदरिंग होनी जरूरी है। और वो चेंजेस, बड़ा सा एक बहुत बड़ा बोल्डर है तो वो कॉबल में, पेबल में, ग्रेवल में, सैंड, सिल्ट, क्ले में बदलना जरूरी है। ये चेंजेस जरूरी है। छोटा सा सीड एक ट्री बनना ज़रूरी है, ये चेंज भी रिक्वायर्ड है। आपका एडल्टहुड अचीव करना भी डिज़ायर्ड है, ये चेंज भी डिज़ायर्ड है। तो इस तरह के डिज़ायरेबल चेंजेस हैं जो हमें चाहिए, लेकिन बहुत से चेंजेस हैं जो नॉन डिज़ायरेबल है। जैसे बहुत ही कम समय में बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी एक्शन, अर्थक्वेक, ये डिज़ायरेबल नहीं है। जैसे सुनामी डिज़ायरेबल नहीं है। जैसे हेल स्टॉर्म्स, गड़े पड़ना, जैसे टॉर्नेडो, जैसे स्टॉर्म सर्जेस, ये डिज़ायरेबल नहीं है। इस तरह की चीज़ें डिज़ायरेबल नहीं हैं और ये हज़ार्ड्स हैं। हज़ार्ड से हम डिज़ास्टर का सफ़र और डिज़ास्टर से कैलेमिटी का सफ़र तय करेंगे, वो मैं अभी 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। ये एक तरह की बात हमने समझाई।
इसके अलावा हज़ार्ड क्या होता है? ऑलमोस्ट स्कॉलर्स क्या करते रहे कि वो हज़ार्ड एंड डिज़ास्टर को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोनों लगते सिमिलर हैं, दोनों की ग्राउंड सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन दोनों बड़े हद तक डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से, दोनों में अंतर है ज़मीन आसमान का। यहीं से सारा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा और फिर आपकी एज अ गवर्नमेंट, एज अ एक्टिविस्ट और एज अ प्रिजर्वर इसे टारगेट करने का इसका परसेप्शन, इसकी अप्रोच ही बदल जाएगी। वो कैसे? हज़ार्ड क्या होता है? हज़ार्ड किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेस के नेचुरल एनवायरनमेंट का एक परमानेंट सा फिनोमेना है, एक एलिमेंट है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी पर्टिकुलर स्पेस के नेचुरल एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है। ये स्विफ्ट भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। मेजॉरली ये एक परमानेंट एलिमेंटल फीचर है ऑफ एनी नेचुरल एनवायरनमेंट एट अ पर्टिकुलर गिवन स्पेस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर ये हज़ार्ड है। कैसे? अगर आप बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, लुक एट द एक्सट्रीम टेम्परेचर ओवर देयर, वो वहाँ के लोगों के लिए एक तरह का हज़ार्ड ही तो है। इसलिए तो पॉपुलेशन उतनी नहीं होती वहाँ पर, लेकिन सोसाइटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। वहाँ पर भी आपको तौरेग और कई पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी। उनकी लाइफ नहीं जाती और उनकी प्रॉपर्टी को थ्रेट नहीं होता। उनके सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट और उनकी सोशो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को हार्म नहीं होता, लॉस नहीं होता। थ्रेट पे वो ऑल द टाइम है, लॉस नहीं होता। लॉस होगा वो मैं समझाऊंगा किस ग्राउंड पे। ये कंसेप्ट समझ आया? इसके अलावा आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, हर साल यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स एक हज़ार्ड हैं वहाँ के लोगों के लिए, वो एक दरिद्र हैं, लेकिन लोगों की प्रॉपर्टी और लोगों की लाइफ को थ्रेट तो है एक पोटेंशियल, पर लॉस नहीं है। बट दे आर प्रोन टू द हज़ार्ड, बट वल्नरेबिलिटी की डिग्री कम है। जब वो बढ़ जाएगी तो ये डिजास्टर बन जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, लुक एट द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक रीजन। पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पर क्योंकि एटमॉस्फेयर हज़ार्ड है, वहाँ पर हज़ार्ड है। इसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं रह सकती है। लुक एट द रेडियो एक्टिवली एक्टिव रीजन्स, वहाँ पे रेडियो एक्टिव हज़ार्ड है, थ्रेट है लाइफ को। लुक एट द पॉल्यूशन एरियाज, आपने एयर, नॉइस, वाटर पॉल्यूशंस कर रखे हैं, कहीं पर ये ज़्यादा अमाउंट में है, क्वांटम में है, कहीं पर कम है, तो हज़ार्ड का लेवल डिफरेंट है, कहीं कहीं पर ये डिज़ास्ट्रस है। तो ये हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर फीचर्स, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें और इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, एनर्मस रेनफॉल एक तरह का हज़ार्ड है वहाँ के लिए। आप देखिए घरों का स्टाइल ही चेंज है नॉर्थ ईस्ट में। आसाम चले जाइए, स्टिल्ट हाउसेस बनाए जाते हैं। मेघालय, चिरापुंजी की बात कर लीजिए आप, तो हज़ार्ड तो है एक तरह का, लेकिन डिज़ास्टर नहीं है। ये सारी बात समझ आ गई? तो हज़ार्ड की अब एक नई डेफिनेशन और समझते हैं। हज़ार्ड किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल एनवायरनमेंट का वो एक परमानेंट एलिमेंट है जो वहाँ के लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को एक थ्रेट तो है, बट उस लेवल पर लॉस नहीं है, अनलेस अनटिल वो सोसाइटी अपनी वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज़ ना कर दे। तो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज़ कैसे होगा वो मैं अब आपको समझाऊंगा वन बाय वन, और हम उसे डिज़ास्टर में कन्वर्ट करेंगे। एक कंसेप्ट समझिए छोटा सा। एक रिसर्च स्टडी आई और इस रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो जियोमॉर्फोलॉजिकल हज़ार्ड्स हैं, जिनमें अर्थक्वेक आ जाता है और वॉल्केनिक इरप्शंस आ जाते हैं, इनका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड्स ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर दिखने लगे हैं। जैसे ऐसा पहली बार कई सालों में हुआ है कि कनाडा के वैंकूवर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस गया। भारत के राजस्थान के चूरू का तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस चला गया। एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट थी। ऐसा रेयर ही देखने को मिला कि अभी पिछले साल और इस साल में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में 1 से 1.5 मीटर तक बर्फ़ पड़ी है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भारी बर्फबारी हुई है, ये यूनिक है। हिमालय के उत्तराखंड के रीजन्स में
बहुत ही कॉपियस रेनफॉल हुआ है और वो भी 3 ही महीने के अंदर, ये एक अजीब चीज़ है। तो कुल मिलाकर के ऐसे बहुत से फेनोमेना आपको दिखने शुरू हो गए हैं क्लाइमेटिक, और ये एक तरह के हज़ार्ड है। अब हम वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई हो पाएँ। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि किस किस तरह के हज़ार्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो हज़ार्ड को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लासीफाई करना। क्यों? हज़ार्ड से आपको प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ, आपके कल्चर, आपकी सोसाइटी, इकॉनमी को वो थ्रेट करता है। तो फिर इसको टैकल कैसे किया जाए? तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हज़ार्ड। एक बार ही उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आप उसे क्लासीफाई कर पाएंगे, और जब तक आप उसे क्लासीफाई नहीं कर पाते, आप उसके लिए अप्रोच डेवलप नहीं कर पाएंगे कि इसको टैकल कैसे करना है। अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि जो ड्रॉट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड हैं या एक्वेटिक हज़ार्ड हैं, तो आप उसे ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे। आप अगर उसे एक्वेटिक हज़ार्ड से जोड़ करके देखते हैं तो आपका कंसेप्ट ही रॉन्ग हो गया। आपको यही क्लियर नहीं है कि जो ड्रॉट्स हैं उनका कारण है कि वर्षा कम हो गई। वर्षा कम होने का कारण ये है कि ह्यूमिडिटी के लेवल में चेंजेस आए हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज में अंतर आया है, रेनफॉल के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर थिन हो रही है। ये सारे फिनोमेना ही डिस्कार्ड हो जाएंगे अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन गलत कर देंगे, हम उसे रिवर और अदर वे में ट्रीट करना शुरू कर देंगे। तो पहला एस्पेक्ट है किसी भी हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करना, और फिर उसके लिए राइट अप्रोच डेवलप होती है। इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन बहुत सी हैं। आप किसी भी हज़ार्ड के ओरिजिन, मतलब उस हज़ार्ड को उत्पन्न करने वाला कारण, कॉजेस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। उसे ठीक करने की, टैकल करने की स्ट्रेटजी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। किस किस तरह के उसके इम्पैक्ट या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके बेसिस पर आप उसे डिसाइड करते हैं। जिनमें से सबसे फिजिबल डिवीजन है क्लासिफिकेशन बेस्ड डिवीजन, यानी कि आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर उसे क्लासीफाई करिए। इस बेसिस में हम कुछ चीज़ें समझते हैं। ह्यूमन डे वन से यही मानता रहा कि ये जितने भी हज़ार्ड एग्जिस्ट करते हैं ये एक तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं, और ये फोर्सेस हमारी रीच के आउट हैं। ये उसका कंसेप्ट बहुत गलत था। जैसे जैसे समय बढ़ा तो ह्यूमन को ये क्लियर हुआ कि ठीक है, ये हज़ार्ड नेचुरल हैं और इनका रिलेशन बहुत हद तक नेचुरल फोर्सेस के साथ कनेक्टेड है, बट अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि बहुत से ऐसे हज़ार्ड हैं जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं, और बहुत से ऐसे हज़ार्ड हैं जो नेचुरल थे लेकिन उसे इंटेंसिफाई ह्यूमन ने कर दिया है। और इसी तरह की आइडेंटिफिकेशन से आपकी अप्रोच बदल जाएगी। एक में आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, दूसरे में सिर्फ मिटिगेशन हो सकती है। यू कैन नॉट प्रिवेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन कहाँ होती है, मिटिगेशन कहाँ होती है। जैसे अर्थक्वेक एक नेचुरल टेक्टोनिक फिनोमेना है, आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, वो नेचर का फिनोमेना है, आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन आपने रेजरवायर्स बना दिए, उसकी वजह से अर्थक्वेक इंड्यूस हुआ। आपने माइनिंग के थ्रू कोल निकाला, आपने माइनिंग के थ्रू गैस एंड पेट्रोलियम निकाला, आपने वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसकी वजह से लैंड सब्सिडेंस हो गया है। इससे क्रिएट होने वाला अर्थक्वेक तो आपके हद में है। रेजरवायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आपकी लिमिट में है। आपने एक्सप्लोजन्स किए, रेडियो एक्टिव मटीरियल, न्यूक्लियर, इसकी वजह से जो ट्रेमर्स इंड्यूस हुए, ये आपकी हद में है। तो इस तरह की जो मैन मेड रीजंस की वजह से हज़ार्ड बन रहा है, आप इस हज़ार्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो टेक्टोनिक इवेंट्स की वजह से एक नेचुरल अर्थक्वेक है, आप उसे सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं, उसके असर को कम कर सकते हैं, आप उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये एक बात है। फिर बहुत से ऐसे हज़ार्ड हैं जो आपने पैदा किए, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो आपके द्वारा क्रिएटेड हज़ार्ड है। जैसे नागासाकी एंड हिरोशिमा पे गिराया गया बॉम्ब, न्यूक्लियर अटैक, वो आपके द्वारा क्रिएटेड हज़ार्ड है। जैसे चेरनोबिल में गैस का लीकेज हो जाना, चेरनोबिल ट्रेजेडी, यह भी आपके द्वारा क्रिएटेड हज़ार्ड्स हैं। जैसे ऑयल स्पिलेज, जितने भी ऑयल कैरिंग वेसल्स हैं ओशियंस में, उनसे ऑयल स्पिल हो जाता है, ये भी आप ही के द्वारा क्रिएटेड हज़ार्ड है। ऐसे बहुत से मैन इंड्यूस्ड हज़ार्ड्स हैं जो आपकी तरफ से किए गए हैं, इन्हें आपको प्रिवेंट करना है। अदर वॉल्केनिक इरप्शन है, सेकंड अर्थक्वेक हैं, सुनामीज़ हैं, रेनफॉल बहुत कॉपियस है,
ये सारे के सारे नेचुरल हैं। लेकिन अब आप क्या करते हैं, रेनफॉल बहुत कॉपियस है, उसकी वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होगा। तो लैंडस्लाइड इज ए नेचुरल फिनोमेना, बट आपने इसको एग्रीवेट कर दिया, इंटेंसीफाई कर दिया, आपने ट्रीज काट दिए सारे, आपने बेसिक टोपोग्राफी चेंज कर दी माउंटेन्स की, आपने फ्लैट कर दिया उसको, इसकी वजह से बर्बाद हो गए। रिवर का एक नेचुरल फ्लो है, उसमें फ्लूड आता है, आप फ्लूड प्लेन में चले गए, आपने घर बना दिया, आपने इंटेंसीफाई कर दिया उसको, ये आपकी प्रॉब्लम थी। एटमॉस्फेयर में बेसिकली रेनफॉल का एक पैटर्न तो है, आपने रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस इंड्यूस कर दिए। क्यों? क्योंकि आपने ग्लोबल वार्मिंग कर दी कार्बन एमिशन से, और आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस करके बड़े लेवल पर अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने वाली वो ओजोन लेयर थिन कर दी है। तो आपके द्वारा से एमिट हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन एमिशंस ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, और अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करने वाली वो सारी की सारी ओजोन लेयर को थिन कर रही है। ये आपके द्वारा क्रिएटेड काम है, तो इसलिए इसको हमें प्रिवेंट करना है। ये हम तब समझ पाएंगे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम हज़ार्ड से डिज़ास्टर तक का सफ़र तय करेंगे। ओके, चलिए, एटमॉस्फेयर के अंडर आने वाले हज़ार्ड्स कैसे हो सकते हैं? बहुत लेमैन से शुरू करिए, किसी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है, लेमैन से शुरू करिए। पहला, ब्लिजर्ड्स। अगर कुछ यहाँ पे छूट जाएंगे तो जब हम 1 by 1 इन हज़ार्ड्स को टारगेट करेंगे वहाँ पे कवर हो जाएंगे। ब्लिजर्ड्स, अब जितने भी आर्कटिक रीजन है, कैनेडियन शील्ड एरिया है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप का नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स, ब्लिजर्ड्स चलती रहती है। अब वहाँ पर एस्कीमो कम्युनिटी रहती है, और भी लोग रहते हैं, उनके लिए तो ये एक परमानेंट नेचुरल एनवायरनमेंट का एलिमेंट है ही है। तो ये तो उनके लिए एक तरह का पोटेंशियल थ्रेट है ही है, उनकी लाइफ को और उनकी प्रॉपर्टी को। क्योंकि जिस लेवल पर प्लेन एरियाज में और मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल जोन में रहने वाला इंसान जो डेवलपमेंटल वर्क कर सकता है वो नहीं कर सकते, तो दे आर मोर प्रोन टू द ब्लिजर्ड, यानी कि द बैड इम्पैक्ट ऑफ द ब्लिजर्ड्स। तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के टेम्परेचर रिजिम में ये जो एक चेंज है कि पोलवर्ड्स जाते हुए टेम्परेचर इतना फॉल हो जाता है, ये चेंज अनडिजायर्ड है उन लोगों के लिए, बट है, और ये उस नेचुरल एनवायरनमेंट का एक फीचर है, एक एलिमेंट है। तो उन्होंने कोप अप कर लिया इसके साथ ही रहना। तो ये हज़ार तो है, आप देखेंगे उनकी लाइफस्टाइल डेवलप नहीं होती, उनके डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस के लाइंस उतने नहीं होते, प्रॉस्पेरिटी उतनी नहीं होती, तो वो एक तरह की दरिद्रता ही है, हज़ार ही है। लेकिन ये डिज़ास्टर कैसे बनेगा? तो हज़ार से डिज़ास्टर तक का, डिज़ास्टर क्या है? कोई भी ऐसा चेंज जो एटमॉस्फेयर के जो नेचुरल एनवायरनमेंट के फिनोमिनास को स्मॉल या बिग या लार्ज आप कह सकते हैं, स्विफ्ट या फिर ग्रेजुअली आपके सोशो कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक एंड नेचुरल एनवायरनमेंट को इस लेवल तक मॉडिफाई कर दे रहा है कि इसकी वजह से आपकी लाइफ और आपकी प्रॉपर्टी को अल्टीमेटली एक लॉस है, वो है थ्रेट, वो है डिजास्टर। तो डिजास्टर वर्ड कहाँ से आता है? ये एक फ्रेंच वर्ड है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड जिसमें दो वर्ड आते हैं, डेस मने बैड, आस्टर मने स्टार। इट इज अ बैड स्टार, इट्स अ डिजास्टर। ओके, इतनी बात क्लियर। अब मैं ब्लिजर्ड्स के केस में ही आपको जस्टिफाई करता हूँ कि कैसे हज़ार डिजास्टर में कन्वर्ट हुआ। वहाँ पर जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स थे आपने वो नहीं लिए, जैसे जो क्लॉथिंग पैटर्न वहाँ का होना चाहिए आपने वो क्लॉथिंग पैटर्न फॉलो नहीं किया, जो डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए वो डाइटरी हैबिट्स आपने नहीं फॉलो की, जैसा कंस्ट्रक्शनल पैटर्न डिज़ाइंस होने चाहिए आपने वो फॉलो नहीं किए, जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल आपको स्टॉक में रखने चाहिए आपने वो नहीं रखे। इससे आपकी प्रॉपर्टी एंड आपकी लाइफ लॉस होती है। तो यह हज़ार्ड आपके लिए अब हुआ डिजास्टर, यानी कि आप प्रोन थे एक हज़ार्ड को, आपने उस हज़ार्ड के प्रति जो आपका प्रोन टेंडेंसी है उसको एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। यू आर ऑलरेडी vulnerable with that hazard because you are always prone to that particular detrimental change of the environment। और जब आपने vulnerability अपनी बढ़ा ली, मतलब
वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए या डेट्रीमेंटल एक्टिविटी करी तो वो हज़ार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक्शन स्विफ्ट हुआ, आपकी जान चली गई। ये बात क्लियर हुई आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट है ब्लिजर्ड्स। आप कैसे हज़ार्ड से डिजास्टर की तरफ गए, आपको क्लियर हुआ? अब कोल्ड वेव्स, ये नेक्स्ट हज़ार्ड है। जैसे आप अक्सर जानते हैं कि विंटर सीजन में, खास तौर पे जनवरी फरवरी में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट का परमानेंट ही एलिमेंट है कि यहाँ पे शीत लहरियाँ, कोल्ड वेव चलती हैं। आपके लिए एक हज़ार्ड है, सबके लिए है जो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हज़ार्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लेकिन आप अखबार भी पढ़ते हैं कि शीत लहरी से इतने लोग मारे गए। क्यों? आप अपने घरों में इंसुलेटेड पैटर्न में रूम हीटर्स और बाकी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कपड़े भी नहीं पहन पा रहा, जो फुटपाथ पे सोया हुआ है ड्यू टू द लैक ऑफ द ब्लैंकेट एंड अदर इंसुलेटेड एक्टिविटीज़, उसकी जान चली गई इन कोल्ड वेव से। तो उसके लिए ये डिज़ास्टर है, आपके लिए हज़ार्ड है, क्योंकि लाइफ को एक पोटेंशियल थ्रेट तो है, प्रॉपर्टी को एक पोटेंशियल थ्रेट तो है। तो यू गाइज who are living in Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, they are prone to the cold waves in the winter season. That's why this is a kind of hazard, but it is disastrous for the people who are poor, who are not able to purchase the warm cloth and who are not able to avail the shelter. आई बात समझ में? तो कैसे एक हज़ार्ड डिजास्टर बन गया? अदरवाइज ये कोल्ड वेव तो फीचर ही है पंजाब के एनवायरनमेंट का, उन 3 महीनों में ये चलनी है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से एक जजमेंट और निकल करके आई कि कोई भी नेचुरल हज़ार्ड डिज़ास्टर की फॉर्म लेता है अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पर्सन। उसकी जो उस समय सोसाइटी में पोजीशन है, मतलब अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहा है, जाति पाति धर्म जन्म के नाम पर उसे गांव के मेन एरिया से आउटकास्ट किया हुआ है, उसे उस लेवल के क्लॉथ पहनने की अनुमति ही नहीं है। जो पहले नियम चला करते थे सामाजिक कि उसका अर्धभाग नग्न ही रहना चाहिए, ऐसे में मृत्यु तय है। इस वजह से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण हैं, इससे आपकी जान ज़्यादा जाती है। गंदे कुएं का पानी ही पीना पड़ेगा, साफ बाउली का पानी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उनके लिए वह हज़ार्ड डिजास्टर हो जाया करता था। वही सोर्ड टेम्परेचर ऑफ द डेजर्ट एरियाज एक अच्छे घराने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गरीब के लिए जान लेने का कारण बन जाता था। आई बात समझे? और इसके पीछे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनियलिस्ट टेंडेंसीज। इस कॉलोनियलिस्ट पॉलिसीज़ के तहत ब्रिटिशर्स ने बड़े लेवल पर भारत को रौंदा इन द फॉर्म ऑफ द रिसोर्सेज। आपने इंडिया के रिसोर्सेज को इंडिया के बेनिफिट के लिए डेवलप नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप्ड नहीं है, और इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से छोटे छोटे हज़ार्ड थोड़े ही समय में डिजास्टर बनते, कमी नहीं लगती भारत के अंदर। यह कॉलोनियलिस्ट रूल ना होता, आज बहुत से हज़ार्ड डिजास्टर ना होते। तो यहाँ पर एक कॉलोनियल कंसेप्ट भी है। बार बार मैं एक डेफिनेशन में शब्द यूज़ कर रहा हूँ, सोशो इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल लॉस। अभी अर्थक्वेक आ जाए, सारा का सारा ताजमहल ढह जाए, तो क्या ये आपकी विरासत का नुकसान नहीं है? ये कल्चर का नुकसान नहीं हुआ? अभी अर्थक्वेक आए, शॉर्ट सर्किट हो जाने से सारी की सारी जितनी पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स जिस लाइब्रेरी में वो जल जाए, ये आपकी विरासत का नुकसान नहीं है? तो कल्चरल लॉस हो जाते हैं, क्रॉप्स जल जाती हैं, क्रॉप्स का बर्बादी हो जाती है, वाटर इरप्ट हो जाता है जब अर्थक्वेक आता है, इससे आपके सारे कल्चरल फेस्टिवल्स डिवास्टेट होते हैं। कई बार कम्युनिटी ही ख़त्म हो जाती है। आपकी सोसाइटी एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को लॉस है। कैसे? आपका लाइवलीहुड चला जाता है, आपका घर गिर जाता है, आप उसको बनाने के चक्कर में ऐसे बर्डन में आ जाते हैं जिसकी वजह से आप सोशल मोबिलाइजेशन के फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाते हैं, आप पिछड़ जाते हैं कई 100 साल तक। इकोनॉमी का लॉस है, आपका रोज़गार चले जाने की वजह से आपकी आमदनी ख़त्म हो जाती है, आगे आने वाले समय में बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस वजह से कोई भी हज़ार्ड डिज़ास्टर है, अगर वो आपको लॉस देता है, आपकी लाइफ, आपकी प्रॉपर्टी, आपके सोशो कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग द फिजिकल एटमॉस्फेयर और द फिजिकल एनवायरनमेंट, ओके, दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिजास्टर। और इसमें अब कुछ शब्द हम और जोड़ेंगे ताकि डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए। इतना कंसेप्ट समझ आया? सेकंड, लू, हॉट वेव्स।
आपने बहुत खबरें पढ़ते हैं गर्मियों में, लू के वजह से इतने लोगों की जान गई। आपको तो कुछ नहीं हुआ कभी, क्यों? हज़ार्ड तो है ये इस रीजन में गर्मियों के मौसम में, और डिज़ास्टर सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही है, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं एयर कंडीशन, गाड़ियाँ, अच्छा लाइफस्टाइल, तो प्रिकॉशंस हैं आपके पास। पोटेंशियल थ्रेट तो आपकी लाइफ को भी है, जैसे अगर आप खुले दोपहरी बाहर निकलते हैं तो लू पकड़ सकती है, बीमार तो हो सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से वह हज़ार्ड ही रहा, डिज़ास्टर नहीं बनने दिया आपने। लेकिन जो रिक्शे वाला, जो गरीब बिना डाइट के, बिना फूड के उस लू में चल रहा है, वो उसके लिए डिज़ास्टर है। लू से मर जाते हैं लोग, ये भी हैरानी की बात है। तो कुल मिलाकर के लू एक तरह का पोटेंशियल हज़ार्ड है, क्योंकि ये ऑलवेज एक थ्रेट बनाए रखता है आपकी लाइफ एंड आपकी प्रॉपर्टी पे। ओके, ब्लिजर्ड्स हुई एटमॉस्फेयर में, और क्या हो सकता है? ब्लिजर्ड हुई, कोल्ड वेव्स हुई, लू हुई, और क्या होगा? ड्रॉट्स होंगे। क्या बात है, ड्रॉट्स। अक्सर आप सुनते रहे होंगे कि जब तक ब्रिटिशर्स का राज था, भारत में दुर्भिक्ष पड़ते रहे, फैमिन, बड़े भयंकर अकाल आ गए। कारण क्या था? रेनफॉल का फेलियर होता था तो क्रॉप का फेलियर होता था, क्रॉप के फेलियर होने से फूड इनसिक्योरिटी हो जाती थी, इसकी वजह से बीमारियां भी फैलती थी, और बीमारियां फैलने की वजह से महामारी, एपिडेमिक्स। तो जब ये सारी कंडीशंस एकजात हो जाती हैं, इधर से फूड इनसिक्योरिटी, फूड स्कैर्सिटी प्लस देयर इज अ हाई लेवल एपिडेमिक, तो अल्टीमेटली ये दुर्भिक्ष हो जाता है, फैमिन हो जाता है। आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ, बरसातें क्या बहुत हो रही हैं, क्रॉप फेलियर नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइंस नाउ वी हैव। उड़ीसा में अगर ड्रॉट आ भी गया तो क्या बात है, 10 घंटे के अंदर दिल्ली से सारा फूड ग्रेन्स भेज दिया जाएगा, सारे मेडिकल इक्विपमेंट भेज दिए जाएंगे, पेशेंट ला के एम्स में भर्ती करा दिए जाएंगे। बंगाल में अकाल पड़ भी गया तो क्या है, सूखा पड़ भी गया तो क्या है, पंजाब से फूड ग्रेन्स चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपकी डेवलपमेंट के, ट्रांसपोर्ट के, कम्युनिकेशन के लेवल ने ड्रॉट को आज ड्रॉट ही रहने दिया, फैमिन्स नहीं आते। लेकिन इतिहास गवाह है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मगध छोड़ करके श्रवण बेलगोला जाना पड़ा था 12 साल के दुर्भिक्ष के बाद। अगर उस समय उसके पास यह ट्रेन और गाड़ियाँ होती, वो बड़े आराम से पंजाब से खाना मंगा लेता, कहीं नहीं जाता। तो अल्टीमेटली आज की डेट में ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ड्यू टू द सपोर्ट सिस्टम, 1000 जो कभी डिजास्टर था आज सिर्फ 1000 है। ड्रॉट क्लियर हुआ। अब जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, इस जगह पे अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लिए जाएं, गवर्नमेंट उस लेवल पर फार्मर को सब्सिडी ना प्रोवाइड करे, फूड ग्रेन्स उस एरिया में मुहैया ना कराए जाएं, तो धीरे धीरे लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, और ऐसे में यह हो जाएगा एक डिज़ास्टर। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मतलब डेफिनेशन में अगली लाइन, डिज़ास्टर वो सिचुएशन है जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल स्टैट्यूटरी मेडिकल प्रोविजंस से कई गुना ज़्यादा रिसोर्स मोबिलाइज करने पड़ते हैं आपको उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि डिज़ास्टर इज़ अ कंडीशन जिसमें जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, वो जो चेंज का प्रोसेस है, उसमें जो फिनोमेनाज एक्टिव हुए हैं, वो फिनोमेनाज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल चेंजेस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस कर रहे हैं, स्मॉल एंड लार्ज स्केल यानी कि पूरा ग्लोबल स्केल पे चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंजेस आपकी लाइफ को थ्रेट एंड लॉस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर प्रॉपर्टी, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एंड फॉर दैट यू नीड टू मोबिलाइज एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द ऑलरेडी अवेलेबल स्टैट्यूटरी मेडिकल प्रोविजंस। आपको उससे ज़्यादा प्रयास करना है। दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द डिजास्टर। कोई रट्टे की जरूरत नहीं है, खुद बना सकते हो। 1000 सारे हमने डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिए अभी तक के। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में और क्या आ सकते हैं भाई? अरे हेल स्टॉर्म्स, क्लियर है, साइक्लोन्स, दोनों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी यानी कि टेम्परेट भी और ट्रॉपिकल भी। अब हेल स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म एक पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट का एलिमेंट ही है, तो हज़ार्ड है। लेकिन डिज़ास्टर कब हो जाता है? इधर से गेहूं पकने को खड़ा है, कटाई को 10 दिन बाकी हैं और गड़े पड़ के सारी फसल तबाह। और सोचिए पूरे भारत में अगर गेहूं का मौसम हो और पूरे भारत में अगर हेल स्टॉर्म आ जाएं एक आधे घंटे के लिए, पूरे भारत का गेहूं नुकसान है।
तो अल्टीमेटली भाई डिजास्टर हो गया। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, जिसे आप क्या कहते हैं, हेलस्टोर्म डिजास्टर। ओके, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया उसने, लॉस, उसकी अर्निंग को उसने जीरो कर दिया, वो डेट में चला जाएगा। साइक्लोन्स उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा, बंगाल, इधर से गुजरात की नेचुरल एनवायरनमेंट का एक परमानेंट ही एलिमेंट है। लोगों को पता है इसे कैसे कोप अप करना है, तो एक हज़ार्ड तो है। लेकिन जब साइक्लोन की वार्निंग है तो मछुआरों को वार्निंग दी गई है कि डीप नहीं जाना, इतने बजे से इतने बजे तक नहीं जाना। अब इसमें अगर आप चले जाते हैं तो आपकी जान गई, तो वो आपके लिए हुआ डिजास्टर। दूसरा, आपने सारे मैनग्रोव्स खाली कर दिए हैं और वहाँ पर मोनोकल्चर लगा दिए। एक नेचुरल ट्री लाइन गॉड ने दी थी, कोकोनट, रबर ट्रीज एंड द मैनग्रोव्स, जो इनको रोका करते थे। तो आपने ड्यू टू योर इकोनॉमिक डेवलपमेंटल लेवल उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से आज वह हज़ार्ड डिजास्टर बना हुआ है, जान माल का नुकसान होता है। इसलिए साइक्लोन्स भी एक तरह के डिजास्टर्स हैं, जिसमें उड़ीसा का सुपर साइक्लोन एक इम्पॉर्टेंट इतिहास रच के गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो कुल मिलाकर के कहानी यहाँ से निकलती है कि इतना फर्क मैंने क्यों बताया हज़ार्ड एंड डिजास्टर का, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। आपको इसलिए रेलेवेंट बनाने के लिए कि यही तो समस्याएं हैं जो आपको, मुझे, सबको, समाज को तंग कर रही हैं। हम इसी से तो त्रस्त हैं। आपको बताने के लिए कि आपने किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी हाउसिंग को प्रमोट करना है। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट किसे कहते हैं, चाहे फिर वो एनर्जी में है, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन में है, चाहे किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में है। व्हाट डू यू मीन बाय द इको फ्रेंडली, इकोलॉजिकल फ्रेंडली कंसेप्ट्स क्या होते हैं? जैसे क्या अर्थक्वेक नहीं आते होंगे पहले? आज आपके पास अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स बड़े लेवल पर हैं, क्या इसके पहले अर्थक्वेक नहीं आते थे? 1800 के पहले बहुत अर्थक्वेक, नेचुरल फिनोमेना है, अर्थक्वेक तो आते होंगे। लेकिन मैं आपको अंतर बताता हूँ। ये हिमालयन बेल्ट, जिसे आप मिड माउंटेन या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का पार्ट मानते हैं, ये हिमालयन बेल्ट तब भी सिस्मिकली एक्टिव थी, आज भी सिस्मिकली एक्टिव है। लेकिन अल्टीमेटली इशू कहाँ पर था? जो पहले की सोसाइटी हुआ करती थी वह हज़ार्ड एंड डिजास्टर के बीच का अंतर बेहतर समझती थी। उसको यह पता था कि हम जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इस लोकेशन का परमानेंट फीचर ही है नेचुरल एनवायरनमेंट का, तो हमें इसी के साथ अडेप्ट होकर के कोप करके चलना है, क्योंकि वी आर प्रोन। तो हमें वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पे ऊपर नहीं जाना है। कैसे? आप हिमाचल जाइए, आप लद्दाख जाइए, आप जम्मू कश्मीर जाइए, आप उत्तराखंड के हायर रेंजेस पे जाइए और थोड़ा सा डेवलपमेंटल पॉकेट से बाहर जाना। घर कैसा है? छोटे छोटे पत्थर जोड़ करके घर बनाया गया है, दीवारों की हाइट बहुत कम और छत किस चीज़ की डाली गई है? ग्रासेस। आ जाए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किसी को नहीं मारता, अर्थक्वेक द्वारा क्रिएटेड इम्पैक्ट मारते हैं। बिल्डिंग का कोलैप्स मारता है, सुनामी मारती है, रोड एक्सीडेंट मारते हैं, शॉर्ट सर्किट से होने वाली फायर मारती है। अर्थक्वेक नहीं मारता। खड़े रहो ग्राउंड में, क्या होगा? अनलेस अनटिल की जमीन ना फट जाए, फट जाए तो साइड हो जाओ, दैट्स इट। अर्थक्वेक डेथ नहीं देता। आपके ऊपर जो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट आया आपके स्ट्रक्चर पे, उसने डेथ दी। तो ये घर है, ये हमारी दीवारें, मुश्किल से आदमी के खड़े होने की हाइट है, घास पड़ा है, आ गया अर्थक्वेक, घास की दीवार, छत गिर गई, हाथ से रोक ली, कोई बात नहीं, ऐसे ही घर थे, जान नहीं जाती थी। फिर एवलांचेस, मटेरियल गिरना, आज गिर रहा है क्या? इतने समय से गंगा का मैदान मिला है, बना है, बोल्डर्स तो गिरते ही रहे होंगे। तो पहाड़ों के घरों की एक खासियत, और एक ही रूम होता है छोटा सा, लेकिन बाउंड्री वॉल जरूर बनाते हैं लूज स्टोन्स की। एक बाउंड्री वॉल इतनी हाइट की जरूर रहेगी, और घर का जो बैक स्लोप रीजन है उसमें उस बाउंड्री वॉल के साथ घास और मिट्टी मिक्स करके ऐसे लगाई होती है दीवार के साथ, ताकि कोई स्टोन आए भी तो फिर उसे एक इंक्लाइंड पाथ मिले और वहाँ पर आकर स्लो डाउन हो जाए। और एक थोड़ी सी ट्री लाइन, 5-6 पेड़ घर की पीछे वाली साइड पर, तो पत्थर तो बोल्डर तो पहले भी गिरते थे, लेकिन वो बाउंड्री वॉल से आकर के रुक जाते थे। ट्री लाइन होती थी और ग्रास का इंक्लाइंड फेस होता था, स्लो डाउन, खत्म कहानी। इसलिए हैरानी की बात है कि घर का रूम एक ही है, लेकिन बाउंड्री वॉल पे बड़ा फोकस किया हुआ है, क्योंकि सराउंडिंग रीजन से शूट्स होते रहते थे। आज हमने क्या किया है? ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द ह्यूमन ने उन हज़ार्ड प्रोन एरियाज में अपनी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा लिया है, और वल्नरेबिलिटी के बढ़ने से हज़ार्ड डिजास्टर हो गए। जैसे यही माउंटेन की स्लोप है, इसकी स्लोप की नेचुरल स्लोप को रिस्पेक्ट करते हुए कैसे बनाया घर? अगर स्लोप है तो उस रूम के अंदर भी घुस के देख लेना,
थोड़ा सा रेज्ड एरिया, रूम के अंदर ही फ्लोर का थोड़ा सा रेज्ड एरिया बेडिंग रीजन है, वहाँ पे सो जाते हैं घास बिछा के, लंबे लंबे घास। और जो थोड़ा सा नीचा एरिया वहाँ पे बैठ लेते हैं, खाना खा लेते हैं। स्लोप को भी फ्लैट नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं, ये स्लोप है, पहले इसको ऐसे काटा, फिर इसको ऐसे काटा, ये पूरा काट के आपने प्लेन किया और यहाँ पर अब आपने बिल्डिंग बना दी। अब अल्टीमेटली जो मैटर स्लाइड करना था उसका एक नेचुरल फ्लो था, उसे आगे जाना था, अपने आप ही स्लो डाउन होना था, अपने आप ही रुकना था। आपने उसे एक पॉइंट पे जाके स्टीपनेस दे दी। पहली बात, वहाँ पर जितने नेचुरल बुलवॉक्स थे आपने सारे खदेड़ दिए हैं। आपने सीमेंट और कंक्रीट से बनी बिल्डिंग बनाई है जिसका फ्लोर ज़मीन से कनेक्टेड है, जिससे निकलती हैं वॉल्स, और छत ऊपर आपने लेंटर की रखी है। इसकी वजह से सरफेस जब हिलता है तो फ्लोर तो हिलने लग जाता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द रेस्ट है, तो फोर्स ऑफ इनर्शी एक्टिवेट होती है, निचला हिस्सा हिल रहा है, ऊपर का हिस्सा स्टेबल है, दीवारें साइड हो गई, छत कोलैप्स कर गई। तो अर्थक्वेक की कोई भी फोर्स आपको डिवेस्टेट नहीं करती। द फोर्स इंड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ इनर्शिया आपकी बिल्डिंग को गिराते हैं। लेकिन जब ये है ही नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो मुद्दे की बात है, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने आपको ख़त्म किया, इस वजह से बर्बादी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप हज़ार्ड को और डिज़ास्टर को जानते हैं तो आप जानते हैं कि हम कभी इस हज़ार्ड को डिज़ास्टर में कन्वर्ट होने देंगे ही नहीं। हम इसके साथ ही रहना, जानना, समझना सीखेंगे। इसकी वजह से आप मिटिगेशन करते हैं। अगर मिटिगेशन करना है तो क्या करना है, अडेप्टेबिलिटी बढ़ानी है। प्रोन एरियाज़, हज़ार्ड प्रोन एरियाज़ में आपको इको सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करना है और उसी तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस, डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस, कंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस और सोशो कल्चरल जो मोज़ैक है बिल्कुल वैसा ही बनाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? इसके अलावा अब हम आगे आते हैं, तो इक्वेटिक से पहले हम दूसरा करते हैं। इक्वेटिक के अलावा हम आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आया अर्थक्वेक। अब नेचुरल सी बात है, ठीक है, अर्थक्वेक एक हज़ार्ड है, कोई इशू नहीं, आप इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते लेकिन आप इसे मिटिगेट तो कर सकते हैं। अब ये हज़ार्ड डिज़ास्टर में कैसे कन्वर्ट होता है? आप भारत की बात कर लें, भारत के इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक आया, मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक, पाकिस्तान। उस अर्थक्वेक की वजह से पाकिस्तान, भारत में बड़े लेवल पर जान माल का नुकसान हुआ। उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जापान में आया, लगभग 8.9 मैग्नीट्यूड का, और जो लॉस ऑफ लाइफ है उसका आंकड़ा कुछ भी नहीं था कंपैरेटिवली टू द इंडिया। तो किस बात पे डिपेंड हुआ कि हज़ार्ड हुआ या डिज़ास्टर? आपकी प्रिपेयर्डनेस पे, आपकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स पे, आपके बिल्डिंग कोड्स जो आपने फॉलो करने थे, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करने थे, ये सारी चीज़ों पर इस बात पर डिपेंड कर गया कि आपके यहाँ कितनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस होगी और उनके वहाँ कितनी होगी। तो हज़ार्ड में पूरा जापान अर्थक्वेक हज़ार्ड पे है। जापानीज़ आर्कीपेलागो पूरी की पूरी तरह जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है अर्थक्वेक्स की, जो मैं अभी बताऊँगा, उस सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे ही खड़ा है। प्लेट का कंटिन्यूस सबडक्शन वहाँ पर है, तो वो तो है ही अल्टीमेट एस्पेक्ट है, अर्थक्वेक हज़ार्ड कंट्री है। लेकिन अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से, अपने प्रिकॉशनरी एंड मिटिगेशन और प्रिपेयर्ड स्ट्रेटजीज़ की वजह से उसे डिज़ास्टर में बहुत रेयर ही कन्वर्ट होने देते हैं, वो हज़ार्ड ही रह जाता है। लेकिन आज भारत की अगर हम बात करें और कोई भी कंट्रीज़ की हम बात करें जो सीस्मिकली एक्टिव एरियाज़ हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं, आप वाटर रिजर्वायर्स बना रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ लेवल 4 पे फॉल करती हैं। और लेवल 4 अर्थक्वेक प्रोन एरिया की बात करें तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आप देखिए जितने भी सैटेलाइट एरियाज़ NCR, नेशनल कैपिटल रीजन में, दिल्ली के अराउंड, गुरुग्राम की बात कर लें, नोएडा की बात करें, फरीदाबाद की बात कर लें, गाज़ियाबाद की बात करें, यू कैन सी द लॉफ्टी बिल्डिंग्स। और आज पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जो सारा का सारा हिमालयन फॉल्ट लाइन की प्रॉक्सिमिटी में है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है,
ऐसे में इन सारी जगहों पर अब नए स्टाइल ऑफ बिल्डिंग में यू कैन सी द स्टिल्ट स्ट्रक्चर्स। निचला फ्लोर पार्किंग के लिए छोड़ा जाता है और उसके बाद ऊपर के फ्लोर से घर बनाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स है। क्यों? क्योंकि निचला फ्लोर आपने खाली छोड़ा, वो जो पिलर्स हैं वो पर्टिकुलर जो जंक्शंस हैं उनको डिवास्टेट करेंगे। इनर्शिया इतना फास्ट इंड्यूस होगा कि अपर रीजन ऑफ बिल्डिंग अलग जा रहा है, नीचे का रीजन अलग जा रहा है, एकदम से कोलैप्स होंगी ये कार्ड के ताश के पत्तों की तरह। और पूरे एनसीआर रीजन में इसी तरह की कंस्ट्रक्शन है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि वी आर वेटिंग फॉर द हाईएस्ट इंटेंसिटी अर्थक्वेक। आई विल मेक यू एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड एंड द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ द मर्कली स्केल एंड मैग्नीट्यूड इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्टर स्केल। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो अल्टीमेटली आपका हज़ार्ड डिजास्टर में बदला आपकी प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशंस, आपकी डेवलपमेंटल फीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से। सेकंड, वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, वॉल्केनोस तो इरप्ट करेंगे। पैसिफिक रीजन की बात करें तो अलास्का का एरिया है, सारे के सारे रीजन को, सरकम पैसिफिक रीजन को हम रिंग ऑफ फायर कह के चलते हैं। और रिंग ऑफ फायर मतलब वहाँ पर वॉल्केनोस इरप्ट होते रहते हैं क्योंकि सबडक्शन जोन है बड़ा लेवल पर, कोलिजन प्लेट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं। अब इसकी वजह से ये हज़ार्ड है, एक पर्टिकुलर एरिया में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप? उसकी प्रॉक्सिमिटी में फार्मिंग ना करिए, आप उस रीजन में कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ ना करिए किसी भी लेवल की, आप उस रीजन में कोई हाउसिंग सोसाइटी प्लान ना करिए। इरप्शन हुआ, लावा निकला, दैट्स इट। आपकी ना क्रॉप्स को नुकसान हुआ, आपके ना हाउसेस को नुकसान हुआ, ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को नुकसान हुआ। तो वो एक हज़ार्ड तो है लेकिन वो डिज़ास्टर में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन आपने उस रीजन में कंस्ट्रक्शन की, हाउसिंग की और फार्मिंग की, तो लावा जितना भी इरप्ट हुआ है वो सारा का सारा लेयर की फॉर्म में बिछ गया है, सारे खेत बर्बाद कर दिए, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क बर्बाद कर दिए, सारी की सारी वाटर बॉडीज़ बर्बाद कर दी। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ास्टर। ये डिपेंड किया आपके ऊपर कि आपने उसको ट्रीट कैसे किया। आपने अपनी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस किया या बढ़ाया। यू नो दैट दिस एरिया इज़ प्रोन टू द वॉल्केनिक इरप्शंस और वॉल्केनिक हज़ार्ड्स, बट आपके एक्टिविटीज़ की वजह से आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई। आई बात समझ में? और उसकी वजह से वो डिज़ास्टर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से एक कंसेप्ट वो आता है कि जब बात होती है लॉस ऑफ लाइफ की, तो लॉस ऑफ लाइफ किसकी? सिर्फ आपकी। चलिए मैं लॉस ऑफ लाइफ की बात करता हूँ। आप सभी जिंदा हैं, आप एक ऐसे कॉन्टिनेंट या एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पर लोग फूड ग्रेन्स पे डिपेंड नहीं करते, फॉरेस्ट पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक लाइफ पे डिपेंड करते हैं। वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई है, आपके घर भी बहुत दूर हैं, आपके कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत दूर है, सेटलमेंट्स बहुत दूर हैं, लेकिन नियर बाय एरिया के ओशियन, पॉन्ड, लेक एंड रिवर की सारे एरियाज में लावा पेनिट्रेट कर गया, वहाँ की सारी एक्वेटिक लाइफ को मार गया। तो क्या आप जिंदा रह जाएंगे? नहीं, आप तो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ को थ्रेट हुआ उन सोर्सेज के जिनको खा के आप जिंदा रहते थे, उनका नाश हो गया। इसी तरह से अगर जंगल नाश हो जाए या कोई चीज़ का नाश हो जाए तो भी आप ही ख़त्म होंगे, तो ये भी एक डिज़ास्टर है। जब फॉरेस्ट फायर रहती है तो एक हज़ार्ड है, लेकिन ये बहुत बड़े स्केल पर फैल जाए और पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटीज़, एनिमल लाइफ, वाइल्ड लाइफ एंड इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी तरह से धर्रा के रख दे, तो यह डिज़ास्टर हो जाता है। जब भी हम सोशो इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, में इकोनॉमिक एस्पेक्ट कभी भूलना नहीं। इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट टू द कॉमर्स, थ्रेट टू द लाइफ, थ्रेट टू द सोसाइटी, थ्रेट टू द स्ट्रक्चर, थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ और द वेजिटेशन। ओके, इट इज़ काइंड डिज़ास्टर। इस तरह के डिज़ास्टर आपने देखे अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड दो तरह का होता है। जब ड्राई लैंड और ड्राई स्टोन्स नीचे आ जाएं, उसको आप कह देते हैं एवलांचे। और जब मिट्टी गीली होकर के पूरी की पूरी नीचे आकर के ढेर लग जाता है, इसको आप कहते हैं स्लम्प। तो स्लम्प्स हैं, एवलांचेस हैं, ऑल इन ऑल या लैंडस्लाइड है। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। माउंटेन स्लोप है, अगर ये होता ही नहीं तो गंगा के मैदान की मिट्टी कहाँ से मिलती? नदियों ने पहाड़ काटे, बोल्डर बने, कॉबल बना, पेबल बना, ग्रेवल बना, सैंड